मॉर्निंग एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में 10th क्लास की ज्योग्राफी जो है उसके सभी चैप्टर्स जो हैं मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, और आपको पसंद आ रहे हैं तो आप जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें हर वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो 10th क्लास में हैं या परिचित हैं या और ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके जो मित्र और आपके जानने वाले या जो जिनको पता भी नहीं है तो घर बैठे और 10th की ज्योग्राफी की बुक के जो सभी चैप्टर है उनको पढ़ सकें। तो आइए हम आज पढ़ते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि आगे देखें तो हम मुख्य रूप से किन की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे दलहन फसलों के बारे में। किसके बारे में? दलहन फसलें या दालें। भारत में मुख्य रूप से चना जो है, चने का उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है भारत। विश्व में सबसे अधिक दालों का उत्पादन उपभोक्ता भी है भारत जो है। भारत विश्व में प्रथम कह लो सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता, यानी कि उत्पादन भी करता है और खपत भी हो जाती है। कौन? भारत है। विश्व में सबसे अधिक जो है दालों का उपयोग जो है भारत करता है, और खपत भी जो है वो भारत ही करता है। मुख्य रूप से अरहर है, उर्द है, मूंग है, मसूर है। अरहर है, मूंग है, मसूर है, चना है, सोयाबीन है, ठीक है, मटर है आदि। ये कुछ प्रमुख दलहन फसलें हैं, ठीक है, जो बोई जाती हैं। दालें जो हैं खरीफ की फसलों में, रबी की फसलों में, दोनों में दालें जो हैं खरीफ और रबी दोनों में उगाई जाती हैं। खरीफ और रबी दोनों में उत्पादन होता है, दोनों में। किसका उत्पादन होता है? दलहन दालों का, ठीक है। इनको नमी चाहिए होती है। ये भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है। भूमि में नाइट्रोजन भूमि में बढ़ता है, इनकी जड़ों को छोड़ दिया जाता है गलने के लिए, तो कीड़े जड़ा गला देते हैं, और फिर गलाने के बाद इनमें क्या बढ़ा देते हैं? नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे भूमि का उपजाऊपन है जो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए इसे इन फसलों में आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन के लिए बोया जाता है। और भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक ये प्रमुख राज्य हैं जो क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन करते हैं। अब देखें, खाद्यान्न के अलावा जो अन्य खाद्यान्न फसलें हैं इसमें जो आती है आपके गन्ना, ठीक है। गन्ना एक उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय है। गन्ना उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है या फसल है। कहाँ की है? उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन होता है क्योंकि जलवायु नम होती है। ये 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान इसके लिए अच्छा होता है। इसीलिए कहें हम समुद्र तट जो होते हैं वो इसके लिए अत्यधिक उपयुक्त होते हैं। वर्षा जो है इसके लिए 75 से 100 के बीच में, तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में वर्षा भी खूब होती है। वर्षा जो है 75 से 100 सेमी के मध्य होती है। अगर वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई, अगर जलवायु अच्छी है तो इसमें गन्ने में रस की मात्रा ज्यादा होगी। बुआई से लेकर कटाई तक इसमें मजदूरों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से यूपी में सबसे अधिक उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। तीसरा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु मुख्य उत्पादक हैं। कैसे हैं? मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद तिलहन का मतलब होता है जिनसे तेल निकाला जाता है, उन्हें तिलहन फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिलहन। तो ये समझ में आया होगा। दलहन, मूंग, मसूर, चना, मटर आदि उत्पादक और उपभोक्ता में विश्व जो है में भारत पहला स्थान रखता है। खरीफ और रबी दोनों फसलों में बोई जाती हैं। भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा जो बढ़ा देती है। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक मुख्य रूप से। गन्ना उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर, 25 से 100 सेमी के मध्य वर्षा। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु में मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे देखें तो इसमें आती है तिलहन फसलें। कौन सी फसलें? तिलहन।
अब तिलहन फसलों, तिल तिल मतलब इनसे निकाला जाता है तेल। क्या निकाला जाता है? तेल, जिन्हें हम तिलहन। 2015 में विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक। 2015 के अनुसार विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। किसमें? तिलहन उत्पादन में। किसमें? तिलहन उत्पादन में दूसरा स्थान है। 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा। ठीक है, इसमें आप देखें 12% भाग पर, भारत के कुल 12% भाग पर, 12% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। कितने भाग पर? 12% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। इसमें मूंगफली है, सरसों है, फसलें देखें इसमें, सरसों है, मूंगफली है, सोया है, सोयाबीन, ठीक है, तिल है, ठीक है, तिलहन जिसे कहते हैं, सोयाबीन है, अरंडी है, अलसी है, सूरजमुखी है, अलसी है, अरंडी है, सूरजमुखी है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, ठीक है, जिनसे तिल यानी कि तेल प्राप्त किया जाता, जिनके तिलों से तेल प्राप्त किया जाता है। इनमें से बचे हुए पदार्थ या तेलों का प्रयोग जो है साबुन बनाने के रूप में, श्रृंगार के सामान बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, पीछे बता चुका हूं। और मूंगफली जो है मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं? मूंगफली की। मूंगफली खरीफ की ऋतु है कि में बोई जाती है, खरीफ की फसल है ये। किसमें? खरीफ की फसल है, मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन खूब होता है, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में भी। मैं इसको सीधा आगे जब भी लिखूं तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी खूब उत्पादन होता है। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी चाय। चाय एक पेय फसल है, रोपण कृषि में आती है। किसमें आती है? रोपण कृषि में। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए बड़ा हो रहा है। चाय का खेती रोपण, चाय की खेती रोपण कृषि को एक उदाहरण है। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। ये किसमें है? रोपण कृषि है। और पेय पदार्थ आप सभी जानते हैं, चाय का तो ऐसा चस्का लगाया अंग्रेजों ने भारत को, दूध दही छाछ की तो हालत ही बिगाड़ दी और पेय पदार्थ क्या बना दिया? चाय बना दिया। ठीक है, अब चाय के लिए ये जो है अधिकतर चाय के बागान जो है अपने देखें ठंडे प्रदेशों में लगाए जाते हैं। जलवायु जो अच्छी हो, गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी हो, गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी जो हो, ढाल युक्त क्षेत्र में बोई जाती है। जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। ठीक है, कोष्ण में नम, पाला रहित, पाला नहीं होना चाहिए, पाला नहीं होना चाहिए। चाय की फसल के लिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, वर्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं। इसकी क्या तोड़ी जाती हैं? इनकी पत्तियों को तोड़ करके उनसे चाय बनाई जाती है। मुख्य रूप से हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। 2015 में विश्व में चीन के बाद दूसरा। 2015 में चीन पहला स्थान और भारत का दूसरा स्थान रहा। किसमें? चाय उत्पादन में। किसमें? चाय उत्पादन में। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है कॉफी। भारत कॉफी उत्पादन करता है, लेकिन दक्षिण भारत में सबसे अधिक कॉफी जो बोई जाती है। कॉफी के लिए विश्व विख्यात भी है, क्योंकि यहाँ बढ़िया किस्म की जो है सुगंधित जो है कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर? नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में खासकर जो है कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कॉफी पीना है तो अन्ना से पूछिए कैसे उगाई जाती है, एडवर्टाइज देखा होगा। और ये बाबा बुदन की पहाड़ियों में हुई। आज इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास वाले और कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में ये कृषि आज की जाती है मुख्य रूप से। अगली आती है बागानी फसलें। कौन सी फसलें आती हैं? बागानी फसलें। तो तिलहन देखा 2015 में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रहा भारत का। तिलहन फसलें कौन सी होती है? मुख्य रूप से मूंगफली जो है खरीफ की फसल है, गुजरात, महाराष्ट्र और
इन क्षेत्रों में बोई जाती है। चाय पड़ी, जीवाश्म ढाल युक्त पानी नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। कॉफी जो है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में, मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु क्षेत्रों में जो कॉफी का उत्पादन किया जाता है भारत में। 2015 में चीन के बाद कॉफी उत्पादन में दूसरा स्थान है किसका? भारत का। अब आती हैं बागवानी फसलें। कौन सी फसलें? बागवानी फसलें। कौन सी फसलें? बागवानी। बागवानी जिनमें बाग लगाए जाते हैं। आपकी बुक में 2015 के आंकड़े दिए हुए हैं तो वही याद करने हैं। 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद, भाई चीन पहला ही रहेगा और दूसरा भारत। ठीक है। फल व सब्जियों के उत्पादन में, किसमें? फल व सब्जियों के उत्पादन में ये स्थान रहा है। ठीक है। फल व सब्जियों के उत्पादन के लिए जो भारत में है स्थान 2015 में दूसरा स्थान रहा। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बोए जाते हैं। चेरापूंजी, नेमिरास, देखो इसमें मेघालय, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु आदि जो क्षेत्र हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र में जो होता है आपके अंगूर। हिमाचल प्रदेश की ओर जो होता है सेब, नाशपाती, खुमानी, अखरोट। महाराष्ट्र में आपके संतरा प्रमुख है। ठीक है। सवाई माधोपुर का अमरूद, राजस्थान में अमरूद प्रसिद्ध है। ठीक है। ऐसी विभिन्न फसलें हैं जो बोई जाती हैं। इसके बाद आती है आपके रबड़। कौन सी आती है? रबड़ भी कौन सी है? बागवानी फसलों में आती है। रबड़ भूमध्य रेखीय फसल है। ये कौन सी है? रबड़ जो है भूमध्य रेखीय फसल है। कौन सी फसल है? भूमध्य रेखीय फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में भी, कहां पर? उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में भी जो है रबड़ का उत्पादन किया जाता है। इसको 200 सेमी से अधिक वर्षा चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए? 200 सेमी से या 200 से अधिक जहां वर्षा होगी उन क्षेत्रों में ये रबड़ की फसल बोई जाती है। ठीक है। तो मुख्य रूप से हम रबड़ के बारे में देख रहे हैं। आगे देखें और तो आगे बढ़ते हैं। तापमान, नमी वाला क्षेत्र होना चाहिए, नमी जलवायु होनी चाहिए। रबड़ के जो है कच्चा माल है मुख्य रूप से केरल, कहां पर? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में, मेघालय की गारो पहाड़ी में, मेघालय, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अगली आती है रेशेदार फसलें। रेशेदार यानी कि जिनसे रेशा मिलता है, कपास। रेशेदार फसलें। और रेशेदार फसलें में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पहली फसल है वो आती है, कौन सी है? फसल है। दूसरी जो आती है, सॉरी मैं फसल बोल गया। पहली जो आती है वो आती है कपास और दूसरी आती है वो आती है जूट। कपास आप सभी जानते हैं, कपास ये भारतीय मूल का पौधा है। कहाँ का है? भारत का पौधा है। इसके पौराणिक जो इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि भारत में कपास बोया जाता था सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। सूती वस्त्र उद्योग का लिए कच्चा माल जो है वो कपास से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कच्चा माल प्राप्त होता है। विश्व में कपास उत्पादन भारत में विश्व में तीसरे स्थान पर है। कपास उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान। तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान भारत का है। किसका है? भारत का तीसरा स्थान है। दक्कन के पठार व शुष्क क्षेत्रों में, काली मृदा वाले क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? कपास की काली मृदा। काली मृदा जो होती है कपास के लिए उत्तम मानी जाती है। काली मृदा वाले क्षेत्रों में, काली मृदा क्षेत्रों में मुख्य रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 दिन पाला रहित होनी चाहिए। 210 दिन पाला रहित, पाला नहीं पड़ना चाहिए, अत्यधिक ठंड नहीं पड़नी चाहिए, वरना ये खराब हो जाएगी। ये भी क्या है? एक खरीफ की फसल है। क्या है ये? ये भी एक खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? 6 से 8 महीने यानी 4-5 महीने में तैयार हो जाती है। महाराष्ट्र, ये भी नीचे दिख रहा होगा, महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, ठीक है, तमिलनाडु भी है,
इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है। आगे हम देखेंगे वो होगी जूट की फसल। और जूट जो है बेटा सबसे ज्यादा जो है पूर्वी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में बोया जाता है। विश्व में बात करें तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन जो है बांग्लादेश में होता है। किसमें होता है? सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन जो होता है वो बांग्लादेश में होता है। और सबसे ज्यादा जो भारत में जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के विभाजन के बाद जो क्षेत्र है वो कहाँ चले गए? बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, तो अगली फसल हम पढ़ रहे हैं जूट के बारे में। किसके बारे में? जूट के बारे में। जूट क्या होता है? जूट भी एक रेशा होता है। ये सुनहरा रेशा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सुनहरा रेशा। और कपास को बोलते हैं सफेद रेशा। ठीक है, काला सोना बोला जाता है किसको? कोयले को। तो जूट जो है, जूट सुनहरा रेशा कहलाता है। जूट जो है, ये जूट फसल बाढ़ के मैदानों में मिलती है खासकर। कौन से मैदानों में? बाढ़ मैदान। और बाढ़ मैदान आप जानते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल जो है, इनमें बिहार का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी। हर वर्ष बाढ़ आती है। इन क्षेत्रों में जूट बोया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम में भी बाढ़ आती है। बांग्लादेश वाला क्षेत्र जो है, पर हम तो भारत की बात कर रहे हैं, ये उड़ीसा, मेघालय मुख्य रूप से इसका उपयोग चटाई बनाने में, दरिया बनाने में, रस्सी बनाने में, बोरियां बनाने में, आदि जो वस्तुएं बनाने में, आजकल कपड़े बनाने में कपास के साथ इसका तंतु मिला करके इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, नाइलॉन के साथ अन्य उपयोग भी इसके किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए जा रहे हैं। आज वर्तमान में जो है प्रौद्योगिक व संस्थागत सुधार जो किए जा रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन में, फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, लेकिन इसमें व्यवस्थित रूप से और तकनीकी रूप से अब इसमें हो गया है 60% अधिक लोग जो है आजीविका, भारत में 60%, मैं तो 70% कहता हूँ, 60% से अधिक लोग हैं जो क्या करते हैं? अपनी आजीविका कृषि से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पहले ज्यादा थे लेकिन अब बढ़ा है। भूमि सुधार कानून, परंतु इसके लागू होने में ढील हो गई। 1960 से 70 के दशक में ये सरकार ने कई प्रकार के भूमि सुधार कानून लाए। भूमि सुधार कानून जो है 1960 से 70 के दशक में आए थे। पहले जमींदारों के अधीन हुआ करती थी भूमि। ठीक है, बाद में इसमें संविधान सुधार किया गया, टेक्नोलॉजी आ गई, हाइब्रिड बीज आ गए। 80 से 90 के दशकों में भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1980 और 90 के दशक में जो है भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम? भूमि विकास कार्यक्रम, जिससे कि भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता को बचाया जा सके, बढ़ाया जा सके, खाद दे करके, बैंकों से सहायता लेकर के किसानों को बचाया जाए, कृषि को बचाया जाए। लेकिन आज वर्तमान में देखें, किसान के सड़कों पे पड़े हैं। किसानों के लिए ऐसे कानून बना दिए हैं जो बहुत से किसानों को लगता है कि हमारे लिए गलत है, तो जिन्हें लगता है वो कह रहे हैं, और वास्तव में ये गलत भी है। कहीं ना कहीं हम समझ के देखें तो जो प्राइवेटीकरण, निजीकरण हो जाएगा तो कैसे हम किसान, अब अपनी अपनी सोच है, मैं ज्यादा विस्तार से इसके बारे में नहीं कहूंगा। किसानों के लाभ के लिए भारत में किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई, जिससे ऋण मिलता है। और ठीक है, कृषि उत्पाद खरीदने के लिए दुर्घटना बीमा भी होता है इसमें, कृषि बीमा भी जो होता है। ठीक है, जैसे कृषि खराब हो जाती है या उपकरण खराब हो जाते हैं तो कृषि का बीमा, बाढ़ आपदा आ जाती है तो उसका बीमा भी होता है। ठीक है, आगे देखें, भूदान, ग्रामदान। महात्मा गांधी ने, ये इसे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, भूदान और ग्रामदान क्या है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है आपका, कोई बात नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी के समय भूदान और ग्रामदान। भाई जमीनें थी जमींदारों के पास। ठीक है, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, महात्मा गांधी और विनोबा भावे, वे इन दोनों ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह और तत्पर सत्याग्रहियों को इस तरह भाग लिया कि अनेकों अत्यधिक उत्तरदायी घोषित किया गया कि जमीनें जो हैं वो ग्राम स्वराज की अवधारणा अपनाई। इसमें क्या
कि ग्राम जो है वो किसानों की, भूमि जो है वो किसानों की होनी चाहिए, ना कि जागीरदारों की होनी चाहिए। गांधी जी ने शहादत के बाद अनेक लोगों ने शहादत दी इसमें, और ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि मांगी। क्या मांगी? किसानों ने भूमि मांगी कि भाई हमें भूमि दो, हमारी भूमि पर अधिकार होना चाहिए, हम जोतते हैं, हम कहते हैं। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश कर दी। नाम था रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी, ये रामचंद्र रेड्डी थे। इन्हें 80 किसानों को 80 एकड़ भूमि दे दी, जिससे शुरुआत हो गई। ठीक है, 80 किसानों को 80 एकड़ भूमि दी थी। ठीक है, रामचंद्र रेड्डी ने। और इसी को जाना जाता है यहाँ से भूदान, भूमि दान दे दी। किनको? किसानों को। भाई किसान उसमें जोतते हैं तो भूमि किसानों की होनी चाहिए, वही उत्पादित करते हैं। ठीक है, और यहीं से फिर धीरे धीरे भूदान हुआ, और फिर कुछ जमींदारों ने, अनेक गांवों के मालिकों ने भूमिहीनों को भूमि या गांव देने की पेशकश कर दी, जिसे कहा गया ग्रामदान। और पहले हुआ था भूमिदान, रामचंद्र रेड्डी से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और इसके बाद देखें भूमि का एक हिस्सा दान किया जाने लगा। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान या ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया जाता है। इस भूदान और ग्रामदान जो क्रांति है, इसे रक्तहीन क्रांति, जिसमें कोई रक्त नहीं बड़ा बहा, उस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे विनोबा भावे और गांधी की शुरुआत विनोबा भावे ने कहा था इसे। ठीक है, कृषि का राष्ट्रीयकरण, कृषि का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ? कृषि का राष्ट्रीयकरण। और कृषि जो है वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की अर्थव्यवस्था, और भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक उत्पादन जो है या महत्वपूर्ण जो है भाग है वो कृषि है। इसलिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी। अगर ये टूट गई तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, रीढ़ कही जाती है। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का अनुपात जो है इसका सबसे अधिक है। 2011-12 में देश की लगभग 52% जनसंख्या को रोजगार, 2011-12 में देश की 52%, और यहाँ बात कर रहे थे पीछे हमने 60%, लगभग 60% जनसंख्या को रोजगार मिलता है। कृषि से सकल घरेलू उत्पाद का अंश भी गंभीर घट रहा है, क्योंकि लोग कृषि को छोड़ करके जा रहे हैं। कृषि में आप देखिए, साथ साथ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है। लोग पशुपालन नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो उत्पाद है वो घटते चले जाएंगे। तो कृषि को बढ़ावा देना चाहिए और पशुपालन को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है। ठीक है, पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। कृषि सेक्टर विशेष रूप से करना पड़ेगा ये सब। रासायनिक उर्वरकों को सहायक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, जिससे कि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो यहाँ वैश्वीकरण यानी कि विश्व स्तर पर फैल जाना। वैश्वीकरण का कृषि पर आज बहुत सी चीजें हम क्या कर लेते हैं? मंगा लेते हैं, बाहर से मंगा ली जाती है, आयात कर ली जाती है, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। घर में उगाई जाने वाली जो कृषि की फसलें हैं उनको हम दूसरों से मंगाएं तो इससे बुरा क्या होगा? वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल कौन सा काल था? उपनिवेश थे जब उसमें। भारत भी एक उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का उपनिवेश था। औपनिवेशिक काल से ही क्या होता है, यहाँ से कच्चा माल ले जाते और पक्का माल बना करके यूरोपीय जो थे, ब्रिटेन के जो लोग थे वो लाते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों व्यापारी भारत में कपास क्षेत्र की अधिक आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन ले जाते और ब्रिटेन से बना करके कपड़ा बना करके कहाँ ले आते? भारत में लाकर बेचते थे। 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और इसकी शुरुआत जो है नील की खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए हुई थी। कौन सा आंदोलन? चंपारण। कब हुआ था? 1917 में। कहा हुआ था? बिहार में। किसके लिए हुआ था? नील की खेती होती थी उस समय, नील की खेती को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। हमारे यहाँ 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जब खाद्यान्न फसलों की समस्या हुई थी। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित थी। नील ब्रिटेन के लिए सूती वस्त्रों के लिए कच्चा माल प्राप्त करती थी कृषि जो थी, और इसीलिए इस पर जोर दिया गया। 1990 में वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
चावल है, कपास है, रबड़ है, चाय है, कॉफी है, जूट है, फसलें हैं, मसाले हैं, इन सब में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। यानी कि और देशों से भी उत्पादन हुआ, वहां से मार्केटों में आने लगी सीधी मांग। तो इसी के लिए देशों में अत्यधिक सहायता दी जाने लगी। और भारत में आज भारतीय कृषि दोराहे पर है, ऐसी स्थिति है, गड़बड़ाई हुई है। ठीक है, भारतीय कृषि को सक्षम व लाभदायक बनाना है, जिससे कि हम फायदा उठा सकें। और इसके लिए जीन क्रांति करनी होगी। जीन क्रांति की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें उन्नत हाइब्रिड जो बीज हैं उनका उत्पादन किया जाए, जिससे इंजीनियर इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर कृषि व्यवस्था बिगड़ी तो भारत में देखो 83.3 करोड़ लोग यानी कि 25 हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। 83.3 करोड़, 121 करोड़ की जनसंख्या में से 83 करोड़ जो लोग हैं वो किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, बहुत सारी फसलें जो हैं बोई जाती हैं। अब भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, भूमि को लगातार बचाना है तो भूमि संरक्षण करना होगा, भूमि का संरक्षण करना होगा, भूमि को बचाना होगा और कृषि फसलों का उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ेगा तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। ठीक है बेटा, आप लोगों का चैप्टर जो है यहाँ खत्म होता है। 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे में जो है 5वें चैप्टर में आप लोगों के साथ मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।